अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लिक एसिड इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली अगर वर्ड पर गौर किया जाए तो हमारे पास ये दो लफ्ज़ हैं, न्यूक्लिक एंड एसिड। न्यूक्लिक वर्ड न्यूक्लियस से निकला है और न्यूक्लियस आप जानते हैं कि सेल के बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए और आरएनए दो चीज़ें मौजूद होती हैं, या डीएनए भी और आरएनए। याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चंद एक चीज़ों का फर्क है। डीएनए से आगे आरएनए बनता है, ये भी एक बात याद रखिएगा, सही है। इसको हम कुलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सेकंड नंबर पे इसके अगर नेचर देखी जाए तो एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर किस वजह से होती है? इसके अंदर एक ग्रुप होता है जो फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी नेचर एसिडिक होती है, इसलिए हम इसको कलेक्टिवली नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर देखा जाए ना, न्यूक्लिक एसिड की सिंपल सी डेफिनेशन है, न्यूक्लिक एसिड is the basic unit of, ये हमारे पास बुनियादी यूनिट है। किस चीज का बुनियादी यूनिट है? कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल में खुसूसियात को मुंतकिल करने का। बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसफर होता है मुंतकिल करना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन एक नस्ल से टू अदर जनरेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात को मुंतकली का जिम्मेदार होता है। अब यहां पे अगर देखा जाए ना, एक चंद एक बातें याद रख लीजिए, आपने बायो में वैसे पढ़ी होंगी। न्यूक्लिक एसिड प्रोकैरियोट की बात की जाए, देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोट है, एक क्या हमारे पास यूकैरियोट। ये सिर्फ याद रख लीजिएगा। अगर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? होता है या नहीं? नहीं होता। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होगा। अब देखिए न्यूक्लियस अगर यूकैरियोट में है तो आपका डीएनए या आरएनए, जिसको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए या आरएनए, ये सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। डीएनए और आरएनए वगैरह जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में ही होंगे। ये एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म में खुसूसियात मुंतकिल करने का जिम्मेदार हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ही होता है। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता है, इसलिए डीएनए या आरएनए, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोट की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो आपका न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। अच्छा, अब ना एक चीज याद रखिएगा, पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, वो कहता है राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड वर्ड यूज करेगा या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड है न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों में से कोई वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए हमने ना पीछे कार्बोहाइड्रेट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट में बेसिक जो यूनिट था वो ग्लूकोज था, या मोनोसैकेराइड था, जो बार बार रिपीट हो रहा था, पूरे कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। इसके बाद हमने प्रोटीन को पढ़ा। प्रोटीन में जो बेसिक यूनिट था वो क्या हमारे पास? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होता था, पूरी की पूरी प्रोटीन बना रहा था। इसके बाद हमने लिपिड्स को पढ़ा। लिपिड में जो बेसिक यूनिट था वो क्या? फैटी एसिड्स, या फिर ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं, सही है। अब अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, डीएनए या आरएनए की बात करूं, यहां पे हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द
बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, एंड न्यूक्लियोटाइड is consist of 3 बेसिक कंपोनेंट। कोई भी न्यूक्लियोटाइड ले लो, बेशक डीएनए ले लो या आरएनए ले लो, उसमें 3 कंपोनेंट लाजमी होंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज इसमें पहले नंबर पे कौन सी चीज होगी? पेंटोज शुगर। देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स के बारे में पढ़ा, मोनोसेकेराइड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हमने उसमें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ये पेंटोज शुगर कौन सी होगी? ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन होंगे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं पेंटोज शुगर। सही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें मौजूद होता है नाइट्रोजीनियस बेस। और इसके बाद लास्ट वाली चीज जो आपने याद रखनी है वो है फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, याद रखिएगा, हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 तरह की होती हैं। सही, एडनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासेल। 5 हैं। सही है। आपने पढ़ा जी डीएनए की, आपने शायद अभी तक मैट्रिक लेवल में सिर्फ डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है। डीएनए में 4 ही पाई जाती है जो आपने पढ़ी है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। लेकिन आरएनए में एक और भी पाई जाती है, सही, वो है यूरासेल। वो हमेशा आरएनए में होगी। सही है। ये एक छोटी सी चीज याद रखिएगा। अब हमारे पास ना नेक्स्ट अगर टाइप्स की बात की जाए, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की अगर बात करूं, टाइप्स, तो बच्चे हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2। एक है हमारे पास डीएनए, एक है हमारे पास आरएनए। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे डीएनए को। हेडिंग दे दो डीएनए। डीएनए से क्या मुराद है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एन ए, यहां से हमने पूरा का पूरा वर्ड बनाया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, सबसे पहली बात आप एक चीज याद रखिएगा, आपने ना 10th क्लास में वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा। यहां पे कह रहे हैं जी डीएनए को पहली दफा डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम वाटसन एंड क्रिक है। बेसिकली मेरे ख्याल से ये नहीं है, वो कोई और साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया, लेकिन हमने अपने बुक को फॉलो करना है, सो हम यही लिखेंगे। वाटसन और क्रिक ने पहली दफा डीएनए को डिस्कवर किया। पहले हमारे डीएनए was discovered by Watson and Crick अब डीएनए में जो शुगर पाई जाए, देखो हमारे पास अगर पूछ लेने को बंदा कि डीएनए के कंपोनेंट कौन से हैं, जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वही डीएनए के हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, वो राइट डाउन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, तो बच्चे ये जो 3 है, ये तीनों के तीनों बेसिक कंपोनेंट है डीएनए के। अगर आप पेंटोज शुगर की जगह पे डीऑक्सीराइबोज शुगर लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो हम यही बात लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। हेडिंग दो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कंपोनेंट कौन कौन से? बच्चे बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो याद रखिएगा,
डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा, इसके साथ ना आप ये भी लिख दीजिए पेंटोज शुगर ही है, ये क्या हमारे पास है पेंटोज शुगर ही, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम दे दिया है पेंटोज शुगर। इसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है ये भी याद रखिएगा, ये है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस के अगर नाम लिखना चाहते हैं तो बच्चे आगे लिख दीजिएगा, आपको आते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। कितने तरह के नाइट्रोजीनियस बेस है डीएनए के अंदर पाई जाती है? 4 तरह की। एडनिन, थायामीन, थायामीन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहे छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है जी? फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड नंबर पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। लो जी, ये हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जिनके मिलने से आपका डीएनए पूरे का पूरा बनाता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? हेडिंग दे दो स्ट्रक्चर। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा सारी की सारी चीज़ें, पहले चंद बातें सीख लीजिएगा, बाद में हम सारी की सारी यहाँ पे लिख लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, यहाँ पे गौर करना। डीएनए आपने पढ़ा हुआ जी, डबल हेलिक्स होता है इस तरह का, ये। इसके बाद एक स्ट्रैंड इस तरह होगा, सही है। अब इसके दरमियान में ये इस तरह कुछ चीज़ें लगी होती हैं, ये भी बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ये इस तरह हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बनाई होती है। अच्छा, सबसे पहली बात आपने मुझे ये बताना है, ये जो है हमारे पास डबल हेलिक्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या क्या डबल हेलिक्स? नहीं। अब हेलिक्स का मतलब क्या होता है? हेलिक्स याद रखिएगा, हेलिक्स कहते हैं बलदार को। जैसे स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग जो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है, कहते हैं इसी तरह 2 स्प्रिंगों को एक दूसरे के अंदर डाल दो, ये डबल हेलिक्स होगा। और दोनों के दोनों स्प्रिंग एक दूसरे को पकड़े होते हैं, छोड़ते नहीं है, सही है। अब अगर देखा जाए ना, ये स्प्रिंग, इसको कहते हैं बैकबोन। एक वर्ड याद रखिएगा, ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको क्या नाम दे रहे हैं? बैकबोन। अगर मैं बैकबोन की बात करूं डीएनए की, तो ये बनी होती है 2 चीजों से। किन 2 चीजों से बनती है बैकबोन? पहले नंबर पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप। और इसके बाद सेकंड नंबर पे इसके अंदर कौन सी चीज मौजूद होगी? राइबोज शुगर, या डीऑक्सी राइबोज, पूरी की पूरी वर्ड लिख लो, डीऑक्सी राइबोज शुगर। चलो जी, ये बात होगी। अब इसके बाद ये जो दरमियान में जो चीज इनको जोड़ रही है, इन दोनों हेलिक्स को, ये कौन सी चीज है? ये नाइट्रोजीनियस बेस है। क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस, एक नाइट्रोजीनियस बेस दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस से किस तरह जुड़ती है? चलो जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई किन 2 एटम के दरमियान में पाई जाती है? नहीं, एटम पूछा है, ये तो मुझे पता है, AT और GC। एडनिन और थायामीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, गुआनिन और साइटोसिन में। लेकिन किन 2 एटम्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बात सिंपल सी है। क्या है हमारे पास? ये वाली चीज, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। बात सिंपल सी है, सही है। बात आगे जाके पढ़ोगे आप, सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ ये बताया कि A और T में और G और C में के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सिर्फ सिंपल सी बात याद रखिएगा, वो क्या है कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स को या दोनों हेलिक्स को जोड़ने वाली चीज नाइट्रोजीनियस बेस है।
अगर थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं जी, नाइट्रोजनियस बेस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको जोड़ रही होती है, ये था ये हमारे पास सारी की सारी डीएनए की स्ट्रक्चर, यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। अब पहले नंबर पे हम यही लिखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में, इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड, डीएनए कितने स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है, इज कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड या डबल हेलिक्स, या डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरह भी कर सकते हैं। इसकी जगह अगर लिखना है डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड किसको कहते हैं, पट्टी को कहते हैं अमूमन, सही है। तो इसकी जगह आप ये भी वर्ड लिख सकते हो कि डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दो हेलिक्स है, दो बल खाती हुई चीजें। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर। बैकबोन का मतलब याद रखिए, जो पट्टी सी बनी हुई है ना, इसकी बात कर रहा हूं। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, ये किन चीजों की मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, या फिर इसकी जगह पे आप क्या वर्ड लिख सकते हो, पेंटोज शुगर भी लिख सकते हो, सही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, पेंटोज शुगर लिख लो, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिख लो, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में जुड़े किस तरह होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस के थ्रू। डबल स्ट्रैंड या डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कनेक्टेड बाय नाइट्रोजीनियस बेस, ये नाइट्रोजीनियस बेस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, सही है। तो ये थे जी हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत 3-4 पॉइंट आए हैं इसमें, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, और लास्ट वाली चीज हमारे पास आ जाती है फंक्शन के रेलिवेंट पास पेपर में मैंने देखा है बहुत दफा एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, सही है। तो डीएनए के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ हम यहाँ पे लिख लेंगे, सारे के सारा निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या क्या काम है। इसके अलावा एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, वो कहता है व्हाई डीएनए इज नोन एज जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, क्या आ रहा होता है वो भी इसके अंदर लिख लेंगे। व्हाई डीएनए इज नोन एज, डीएनए क्यों जाना जाता है नोन एज जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ के तौर पे क्यों जाना जाता है, या व्हाई डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, जेनेटिक जीन से रेलिवेंट है, कोड एक देखो, कोड आप मोबाइल पे कोड लगाते हो, एक हर एक चीज का स्पेसिफिक कोड होता है। कहते हैं ये हमारे पास जेनेटिक कोड है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं वो आपके डीएनए के ऊपर लिखी होती हैं। देखो किस तरह पता चलेगा कि ये इंसान है, ये पौधा, ये जानवर है, जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर होती है कि ये इंसान है, नेक्स्ट इंसान ही पैदा होना है, सही है, सारी की सारी क्या है डीएनए के ऊपर। ये जानवर है, नेक्स्ट जानवर ही पैदा होगा, वो कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डीएनए के ऊपर, सही है। तो अगर डीएनए में, याद रखिएगा, अगर डीएनए में चेंजिंग थोड़ी सी भी आ गई, थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया, आपकी नस्ल खराब हो जाती है आगे से। आपने शायद सुना हो ये नागासाकी और हिरोशिमा न्यूक्लियर बम गिराया गया, उसकी वजह इतनी तापकार रेडिएशन निकली जिसकी वजह से आपके डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होगी, लेकिन उनको फिजिकली तो कुछ नहीं हुआ जो जिंदा थे, लेकिन जो नेक्स्ट नस्लें पैदा हो रही हैं वो अभी भी लूली लंगड़ी पैदा हो रही है, सही है।
और ये सच बात है कि अगर आपका डीएनए चेंज हो गया ना तो आपके जिस्म में बाद में डीएनए चेंज होने की वजह से आपके जिस्म में कैंसर पैदा होना शुरू हो जाता है। ये म्यूटेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा, म्यूटेशन यही होता है कि आपका डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर स्टोर थी वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात बच्चे, डीएनए के अंदर सेल की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए स्टोर all the information of the cell। सही है, सेल की सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह डीएनए के अंदर स्टोर होंगी। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए जिम्मेदार होता है, किस चीज का जिम्मेदार होता है? डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मुंतकिली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from one generation to other generation, from one generation to other generation। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकिली का जिम्मेदार भी डीएनए होता है। डीएनए को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए को कह रहे होते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का जेनेटिक कोड का नाम दे रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में करना है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को। अब जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्यों कह रहे थे? क्योंकि डीएनए के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आया कोई इंसान है, नेक्स्ट इंसान ही पैदा होना है, आया कोई पौधा है, नेक्स्ट पौधा ही पैदा होना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज ह्यूमन, कि वो इंसान है, प्लांट वो पौधा है, और आपकी बुक में वर्ड लिखा है, चलो मैं भी लिख देता हूं, DONKY, KEY होता है कि EY, डंकी। चलो मैंने भी लिख दिया। क्या वो गधा है, खोता है, जो भी है, सही, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? डीएनए में। सही है, अब बुक में लिखा है, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। सही है, अब इसके बाद ना हमारे पास आपके जिस्म में जितनी भी प्रोटीन बन रही होती है, वो भी डीएनए बनवा रहा होता है। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए आगे वैसे प्रोटीन बनवा रहा होता है। सही है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन की प्रोडक्शन का डीएनए ही जिम्मेदार होता है। आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए, या डीएनए प्रोड्यूस, ये भी इसका फंक्शन है, डीएनए प्रोड्यूस आरएनए, डीएनए ही आरएनए को बना रहा होता है। सही बच्चे, इसमें कोई 3-4 याद कर, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का लाजमी याद रखिएगा हमारे पास। इसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी एक ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ये था ये डीएनए के बारे में सारी की सारी बातें। इसके बाद आरएनए रह गया। आरएनए आसान है, सही, पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, क्योंकि अभी तक हम आरएनए नहीं डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सही है, आपको कम से कम कोई 5 की डिफरेंस बता दूंगा कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। सही, वो खुद कर लीजिएगा, लेकिन जो फ़र्क बताने यहाँ पे बातें चंद की याद रख लीजिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। पहले नंबर पे डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है हमेशा।
इसकी डायग्राम थोड़ी सी याद रखिएगा। डीएनए में एक शुगर नाइट्रोजीनियस बेस आरएनए के अंदर पाई जाती है, वो है यूरासिल। बेशक लिखिए या ना लिखें। अब हमारे पास डीएनए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में। अच्छा, आप मुझे ये बता दो प्रोटीन सेल में किस हिस्से में बनती है, राइबोसोम में। ये भी याद रखिए, प्रोटीन सेल के राइबोसोम में बन रही होती है। ये सिंपल सा हमारे पास आज लेक्चर था, यही हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।